जो लखीमपुर खेरी का प्रकरण पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है, वो आंखें खोल देता है। गोरखपुर से लखीमपुर तक का जो सफर, रुकूं? क्या हो रहा है? यही ला दे। नहीं, वो ले आएंगे शायद। कर दें शुरू। गोरखपुर से लखीमपुर तक जो हमारे लोकतंत्र ने जो सफर तय किया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन, उसका इकबाल जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर व्यक्ति पर चलता है। शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पूरा लोकतंत्र को झुका देते हैं। बड़े बड़े डायलॉग्स जिनको कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं या थोपे गए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री राज्य पर, तब से वो जिस तरह के हिंदी पिक्चरों के डायलॉग होते हैं, उसके सहारे वो सोचते हैं कि सरकार चल रही है। सरकारें डायलॉग से, नारे से नहीं चलती। सरकार चलाने के लिए एक राजधर्म का निर्वाह करना पड़ता है। राजधर्म ऐसा शब्द है जिसे सुनकर गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री भी थोड़े कांप गए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राजधर्म का स्मरण दिलाया था। आज फिर वो घड़ी आ गई है जब न केवल आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राजधर्म याद करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपना राजधर्म याद करना चाहिए। और सरकारों का इकबाल कमजोरों को दबाकर नहीं स्थापित होता। सरकारों का इकबाल शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के कटघरे में खड़े करके मजलूमों को न्याय दिलाने से स्थापित होता। पिछले 5-6 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है, सुना है गिरफ्तारी हुई है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा सरकारी वकील से कि क्या 302 के सभी आरोपियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। यह सवाल अपने आप में ऐतिहासिक है। यह ऐसा सवाल है, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह सवाल पूछना पड़ जाए। और ऐसी स्थिति क्यों आई, इसका जवाब हम सबको ढूंढना होगा। जब जब बेबस इस पिछले 7 साल में पिटे इस हिंदुस्तान में, हम में से कुछ लोगों ने खड़े होकर मास्टर स्ट्रोक बताया, तालियां बजाई, वाहवाही दी साहिब को। ये आज जिस मोड़ पर हमारा लोकतंत्र खड़ा हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जब जब कमजोर आदमी पिटा गया, तालियां बटोरी गई। यह वक्त ऐसा है जब हमें आत्मचिंतन, हम मीडिया में हो तब भी करना चाहिए, विपक्ष में हो तब भी करना चाहिए। सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो कोई आत्मचिंतन करे। ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो जाती है कि गृह राज्य मंत्री आज भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बरकरार है, और इतने दबाव के बाद प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, पूरे दबाव डालने के बाद आपने उसको 6 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया। बड़ा ससम्मान बुलाया, इज्जत देकर बुलाया। कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं कोई प्रॉपर्टी उनकी बेच दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी। जो जो डायलॉग आते थे हमने और आपने सबने सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को उस पद पर बने रहने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया, कब तक दिया। हम उस पार्टी के लोग हैं जहां हल्का सा आरोप लगा, हमने अपने मंत्रियों के इस्तीफे दिए, गलत किया लेकिन किया। वो आरोप बेबुनियाद थे लेकिन फिर भी हमने इस्तीफे लिए। इसलिए हम उस नैतिक कर्तव्य को समझते हुए, हम उस नैतिक अधिकार को भी मानते हैं कि हम मांग करते हैं गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एक पल भी उस व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ये वो व्यक्ति है
कि जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 2 बार राजधर्म की सलाह अटल जी ने दी, दोनों बार ठुकराई गई। एक व्यक्ति जिसने ठुकराया वो आज प्रधानमंत्री है, दूसरा व्यक्ति जिसने ठुकराया आज वो गृह राज्य मंत्री है। शर्म आनी चाहिए हम सबको कि इस लोकतंत्र में ऐसे लोग स्थापित हो गए। अगले 24 घंटे में अगर प्रधानमंत्री जी जरा सा भी गंभीर हैं इस लोकतंत्र की रक्षा करने में और अपने आप को थोड़ा सा भी सक्षम मानते हैं, तो अगले 24 घंटे में गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। उससे कम में हमारे लोकतंत्र की गिरी हुई साख को बचाना संभव नहीं होगा। फ्रेंड्स, वी हैव बीन seeing the saga of Lakhimpur Kheri with great sorrow in our hearts. From Gorakhpur to Lakhimpur, the journey of our democracy shows that the might of this government, whether it's in the state of Uttar Pradesh or the government of India, only applies on the poor, on the weak, on the helpless. Moment it comes to powerful, strong friends of this government or people belonging to this government, the government along with democracy is on its knees. This is a son of a powerful man, the Minister of State for Home, who's had a track record of sorts. How do we expect the Prime Minister of India to ensure that all his ministers follow the Raj Dharma when he himself as Chief Minister of Gujarat ignored the advice of the then Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee? The same Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee ji, also wrote a letter as Prime Minister of India to the Chief Secretary of Uttar Pradesh against this very man who is today Minister of State for Home, asking to take action against him. No action was taken. The advice to follow Raj Dharma, the advice given by Atalji to follow Raj Dharma was rejected by 2 people. One of them is the Prime Minister of India and the other man is the Minister of State for Home. For the last 6 hours, thanks to the tremendous pressure by Congress, where Priyanka Gandhi was detained, was arrested, kept in inhuman conditions, the kind of pressure Congress party on the streets, the kind of pressure the Congress party applied, the government was cornered and forced to summon this young man, the son of the powerful Minister for State for Home. Imagine the situation that the Supreme Court of India had to ask yesterday to the government lawyer, that are all those accused under 302 treated in this manner, the way this man is being treated? Now this question should bring us all shame. The entire world is watching, the entire world is listening to what the Honorable Supreme Court had to say. And why did this situation come? This situation came because every time a weak, helpless man or a woman was victimized in this country over the last 5 to 7 years, there were some of us clapping and applauding this government and calling it as masterstroke. Look at the series of masterstrokes. Where have those masterstrokes brought us? Where have those masterstrokes brought our democracy? If the Prime Minister has an iota of shame, with a very heavy heart I am using these words, but I must use these words because we owe it to our democracy. If the Prime Minister has an iota of shame and a sense of responsibility left towards protecting and upholding our democracy, he needs to sack the Minister of State for Home within the next 24 hours. Only then will we be able to restore the lost glory of our democracy. We demand sacking of this minister within the next 24 hours. India's image, we are all very conscious of our country's image. India's image is taking a dip. Your questions, please.
आपके सवाल इसी मुद्दे पर हो तो उचित रहेगा। मुलाकात और चर्चा किन किन के बीच में होनी चाहिए थी? किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। चले हैं वो व्यक्ति जो सीधा उकसाते हैं लोगों को कि लठ उठा लो, वो बात करने चले लॉ एंड ऑर्डर बनाने की या बचाने की। उनको कौन गंभीरता से लेता है? जिसकी ये सोच है। अफसोस की बात है कि वो एक पद पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। अगर है हिम्मत उनमें तो करवाएं मुलाकात किसान नेताओं की सरकार से, केंद्र सरकार से, और हल निकालें। और हल बड़ा स्पष्ट है। 22 जनवरी से वो फोन कॉल कहां गया जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एक फोन कॉल में हो जाएगा? क्यों नहीं हुआ वो फोन कॉल? किसानों को बदनाम करना, किसानों की चरित्र हनन करना, सुबह से शाम तक बस इस सरकार ने पिछले 10 महीने से यही किया है। और अब तो यह स्थिति आ गई कि उनको कुचल दिया जा रहा है। पहले आंदोलन को कुचलने की चेष्टा, फिर किसानों को ही कुचल देना। यह षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। हाँ बोलिए। सर, जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से अभी हाल के दिनों में हत्याएं हुई हैं, उसमें दोनों समुदाय के लोगों को मारा गया, अल्पसंख्यक भी बहुसंख्यक भी। क्या राहुल गांधी दौरा कर सकते हैं सर? क्योंकि आपका पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक गया हुआ है वहाँ कल से, तो राहुल गांधी भी जाएंगे? ये वो देश का अभिन्न हिस्सा है जहां यूरोपियन यूनियन के सांसदों को तो लाल कालीन बिछाकर बुलाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, हमारे अन्य नेताओं को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। आप याद करिए इस बात को। बड़ी बड़ी ढींगियां हां की गई थी, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जितने भी कदम, मास्टर स्ट्रोक्स तथाकथित जो प्रधानमंत्री ने और उनके तथाकथित चाणक्य ने उठाए थे, उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आतंकवाद नाम की चीज नहीं रहेगी। हम पूछना चाहते हैं, पहला पलायन कश्मीरी पंडितों का भी तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी। दूसरा पलायन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है। बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, इसका जवाब सरकार को देना होगा और यह सवाल आपको उनसे भी पूछने चाहिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं या कांग्रेस के पूरे देश में जितने वर्कर और समर्थक हैं, उन्हें स्पष्ट तौर पे मालूम है कांग्रेस का नेता कौन है। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें आपके मार्फत से मालूम पड़ जाएगा। अखबारें पढ़ लें, टीवी देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कांग्रेस का नेता कौन है। अब मुझे नहीं मालूम आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिन्हें नहीं मालूम कांग्रेस का नेता कौन है। मुझे लगता है इस देश के बच्चे बच्चे को मालूम है कांग्रेस का नेता कौन है। ये एक बहुत हल्की मानसिकता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दर्शाई है और वो मानसिकता उनकी अकेले की नहीं है। ये नागपुर से शुरू होती है ये मानसिकता, और पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनमें ये व्याप्त है मानसिकता, जिसमें जो जाति व्यवस्था है, कुछ जातियों को ये निम्न मानते हैं, उनको हेय दृष्टि से देखते हैं, महिलाओं को ये हेय दृष्टि से देखते हैं। ये उसी मानसिकता का ज्वलंत उदाहरण उन्होंने पेश किया है। ये बात करते हैं समता समरसता, इन दोनों का अंतर समझते नहीं है। ये कभी समता की बात नहीं करेंगे, समरसता की बात करेंगे। तो इस मानसिकता को समझने के लिए आपको आरएसएस का इतिहास समझना होगा।
आरएसएस के तमाम 10-12 जो प्रमुख लोग होते हैं उसमें आप देख लीजिए, अगर जाति व्यवस्था को भी समझना चाहें तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो कौन है और वो किसके खिलाफ हैं और वो किस तरह की राजनीति और किस तरह की सोच रखते हैं। धन्यवाद।